हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी मजा आएगा और बहुत छोटा चैप्टर भी है छोटा लेकिन दोस्तों इससे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, और बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे इस क्लास को देखने के बाद में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन। और दोस्तों आपको फिर से बता दूं 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे का साइंस का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, निर्माण बैच। आप लोग ऐप पे जाके डेमो क्लासेस भी देख सकते हो, ये सारे उसके फीचर्स हैं। ज्वाइन कैसे करना है? साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करना, कोर्स में जाना, निर्माण बैच आप लोगों को साइंस मिल जाएगा और निर्माण बैच कॉम्बो भी मिल जाएगा जहां पर चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। बाय नाउ करके पेमेंट करेंगे, क्लास आप लोगों की चल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलो अब पहले बात करते हैं दोस्तों वर्क यानी कार्य होता क्या है। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग दोस्तों किसी से बात कर रहे हैं, क्या आप लोग इसको वर्क बोलेंगे क्या, कार्य बोलेंगे क्या? हाँ सर ये एक प्रकार का कार्य ही तो है। दोस्तों फिजिक्स में वर्क यानी कार्य इसे नहीं बोलते। फिजिक्स में कार्य एक अलग ही प्रकार से परिभाषित है, डिफाइंड है। सर कब बोलेंगे हम लोग वर्क? देखो जैसे मान लीजिए ये यहां पर कोई एक वस्तु रखी है, आपने दोस्तों क्या लगाया? फोर्स लगाया, बल लगाया। अगर आप फोर्स लगा के किसी वस्तु को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, विस्थापित कर पा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आपके द्वारा वर्क हुआ है, कार्य हुआ है। यह है फिजिक्स में वर्क यानी कार्य। आप दोस्तों कितना भी फोर्स लगा लो, अगर आप लोग वस्तु को डिस्प्लेस नहीं कर पाए, विस्थापित नहीं कर पाए, तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा, कि कोई कार्य नहीं हुआ है। तो कार्य क्या होता है फिजिक्स में? अगर आप लोग किसी वस्तु पे बल लगाकर उसे विस्थापित कर पा रहे हो, है ना, उसे डिस्प्लेस कर पा रहे हो, तो आपके द्वारा कार्य किया, आपके द्वारा कार्य हुआ है माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। जैसे दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे क्या यहां पर कार्य हो रहा है क्या? क्या यहां पर कार्य हो रहा है क्या? तो देखिए इस पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लगा रही है ये लड़की, और फोर्स की वजह से ये आपका डिस्प्लेस हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, गति कर रहा है। तो आप लोग बोलेंगे कि हां सर यहां पर कार्य हुआ है। दोस्तों दूसरा आप लोग मुझे बताएंगे क्या यहां पर कार्य हो रहा है क्या? आप लोग बोलेंगे देखो सर ये जो लड़का है वो फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, लेकिन क्या ये किसी को विस्थापित कर पा रहा है क्या, डिस्प्लेस कर पा रहा है क्या? दीवार तो पहले भी यहीं थी, अभी भी यहीं पर है। तो दोस्तों ये कितना भी फोर्स लगा रहा हो, लेकिन यहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आई बात समझ में? तो वर्क यानी बेसिकली दोस्तों कार्य क्या होता है फिजिक्स में? हम लोग कार्य किसको बोलते हैं? जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और अगर आप लोग उसको गतिशील कर देते हैं, या मैं बोलूं मोशन करा देते हैं, या उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, विस्थापित करते हैं, तो आप लोग बोलोगे कार्य हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना वर्क हुआ है, कितना कार्य हुआ है, ये कैसे पता लगाए? 20 जूल कार्य हुआ है या 50 जूल कार्य हुआ है? आइए हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों देखो फिर से मैं आपको बताता हूं, अगर आप लोग फोर्स लगा के, आप कोई बल लगा रहे हो, अगर दोस्तों वह बल जो आप लगा रहे हो अगर वह किसी वस्तु को विस्थापित करने में सक्षम है, तो आप लोग बोलोगे कार्य हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल समझते हैं कि यहां पर एक वस्तु थी, मैंने इस पे फोर्स लगाया, यह विस्थापित नहीं हुई, तो मैं बोलूंगा कि कोई कार्य नहीं हुआ। दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगाया और बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से अब यह विस्थापित हो गई, तो मैं बोलूंगा अब क्या हुआ है, कार्य हुआ है, यानी वर्क हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि सर वर्क का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, कितना वर्क हुआ है? देखो तो दोस्तों यहां पर आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, आपने इस पे लगाया फोर्स यानी बल, इसकी वजह से यहां से कहां पर आ गई, ये यहां पर आ गई, है ना, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ विस्थापन हो गया। हो सकता है दोस्तों 2 मीटर, हो सकता है 5 मीटर। तो कार्य का मान कैसे निकालेंगे? सिंपल सा एक फॉर्मूला है वर्क का वैल्यू निकालने के लिए, क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुना विस्थापन। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला आप लोगों को कब लगाना है? ये फॉर्मूला आपका तभी लगेगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, जब बल और विस्थापन की दिशा सेम हो। जैसे आपने फोर्स कहां पर लगाया था? इस दिशा में लगाया था। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, वो कहां पर हुआ है? वो भी इस दिशा में हुआ है।
तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तभी आप लोगों का ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला केवल और केवल कब एप्लीकेबल है, जब बल और विस्थापन की दिशा क्या हो दोस्तों, समान हो। अब बात आती है सर कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य को कितना कार्य हुआ ये मीटर में नापे, किलोग्राम में नापे, सेकंड में नापे, किस में नापे, आइए चेक करते हैं। देखो दोस्तों वर्क का अभी आपने बताया फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आइए देखते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो आप लोग बोलोगे सर कार्य का एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, और दोस्तों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में। तो वर्क का एसआई मात्रक हो गया जूल। अगर मैं आप लोगों से बोलूं सीजीएस मात्रक की, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा, फोर्स का सीजीएस मात्रक होता है डाइन और विस्थापन का सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और दोस्तों इसे ही हम लोग एक नाम से जानते हैं, किस नाम से, अर्ग के नाम से। तो एसआई मात्रक जूल हो गया और सीजीएस मात्रक हो गया अर्ग। तो एसआई मात्रक क्या हो गया दोस्तों आप लोगों का, बताओ जल्दी से बताओ। एसआई यूनिट हो गई इसकी जूल। अगर हम लोग बात करें इसकी सीजीएस यूनिट की, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, अर्ग होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं जूल में और अर्ग में क्या संबंध है, यहां से देख लो। देखो न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, या मैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बोल दूं, ठीक है। डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है, अर्ग होता है। तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 हो गया 10 की पावर 7, डाइन इंटू सेंटीमीटर हो गया अर्ग। तो 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं 1 जूल में। आ गई बात समझ में। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग, या मैं बोलूं 1 अर्ग में 10 की पावर -7 जूल हो जाएगा। अच्छा दोस्तों कार्य की विमा क्या होगी या विमेय सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। विमेय सूत्र बताओ कार्य का, बताओ कार्य का विमेय सूत्र। तो फोर्स का विमीय सूत्र आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैंने कई बार आपको बता दिया, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। और दोस्तों विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, l की पावर 1। तो जब आप लोग इसको कंबाइंड करके लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। क्या आप सभी का ये आया, क्या आया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने वर्क का फॉर्मूला बताया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर अगर दोनों की दिशा समान नहीं हो तो क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पर आप लोग देखो, ये लड़का जा रहा है दोस्तों, ये लड़का इस ट्रॉली को विस्थापित कर रहा है, इसके लिए फोर्स कहां पर लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा है। और ये जो आप लोगों का बैग है ये किस दिशा में जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये वाली डायरेक्शन तो किसकी हो गई, अरे बोलते नहीं हो आप लोग, ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये है विस्थापन की दिशा, ये है। क्या दोनों समान दिशा है क्या, नहीं। दोनों के बीच में दोस्तों कुछ एंगल बन रहा है, हो सकता है 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। तो जब भी दोनों की दिशा समान नहीं हो, उसके बीच में कुछ एंगल हो, तो उस केस में वर्क कैसे आप लोग निकालोगे, फॉर्मूला क्या है, फोर्स कितना लगाया, कितना विस्थापन हुआ, और उनके बीच में एंगल कितना है। आगे बात समझ में, उसका कॉस लेना है। ठीक है, चलो दोस्तों एक क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग आगे चलेंगे। बताओ, बताए, बताओ आंसर बताओ जल्दी से। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बताइए बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कितना कार्य हुआ है दोस्तों, 20 जूल कार्य हुआ है। बल कितना लगाया था, 20 न्यूटन लगाया था। विस्थापन कितना हुआ था, 2 मीटर हुआ था। दोनों के बीच का एंगल क्या है वो चेक करना है, अभी करते हैं। तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 1/2। कॉस थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है। और थीटा आपने किसको माना, फोर्स और विस्थापन की दिशा के बीच के कोण को माना। तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आप लोग आपने वर्क का ये फॉर्मूला बताया, ठीक है अच्छी बात है।
दोस्तों आपने अगर मैथ्स पढ़ी हो तो क्या कॉस थीटा का मान 0 हो सकता है क्या? और कॉस थीटा का मान 0 कब होगा यह भी बताओ। जब थीटा का मान 90 होता है, क्योंकि कॉस 90 फिर 0 हो जाएगा ना। तो क्या कॉस थीटा का मान 0 हो सकता है क्या? बोलो दोस्तों, कॉस थीटा का मान पॉजिटिव हो सकता है क्या? धनात्मक मान हो सकता है क्या? हां। कॉस थीटा का मान क्या नेगेटिव भी हो सकता है क्या? अच्छा, कॉस 180 का मान क्या होता है? -1। तो इसका मतलब कॉस थीटा का मान नेगेटिव भी हो सकता है। कब होता है नेगेटिव? जब थीटा का मान 90 से 180 के बीच में होता है। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मैं तो ऐसे मजे लेता रहता हूं कि यार मेरे को मैथ्स नहीं आती, थोड़ी बहुत तो आती है, और थोड़ी बहुत की बात नहीं है। गेट एग्जाम अगर आपने किसी ने सुना होगा, उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है। तो 2017 वाले गेट में, 2018 वाले गेट में मेरे दोनों में 100% मार्क्स है मैथ्स में। उसमें ये वाली मैथ्स नहीं आती, प्रॉफिट लॉस और ये ब्याज, समझ रहे हो। उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सर कैलकुलेशन गलत क्यों कर देते हो? अब प्रैक्टिस ही नहीं है। तो सेम मैं चीज बोलता हूं, जैसे मैं साइंस भी पढ़ाना छोड़ दूं ना, एक सब भूल जाऊंगा कि क्या होता ही है। तो आपको इसलिए तो बोलता हूं बार बार रिवाइज करा करो, तभी दिमाग में वो परमानेंट बैठती रहेगी। आप भी, आपने कोई चीज आज पढ़ी, अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करोगे, कोई आपसे 20 दिन बाद में आके पूछेगा पूछेगा मतलब केवल 5 से 7% चीजें आपको याद रहेगी, बाकी सारी आप भूल जाओगे। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो कॉस थीटा का मान पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका मान पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है, तो वर्क यानी कार्य का मान भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 ये हो सकता है। बात आ गई समझ में? तो अब आप लोग बोलोगे कि सर वर्क का मान पॉजिटिव कब होगा, वर्क का मान नेगेटिव कब होगा, कुछ एग्जांपल्स बताओ। वर्क का मान 0 कब होगा, सर कुछ एग्जांपल बताओ। आइए हम लोग बात करते हैं। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क कब होगा, सर इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, उसमें आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सर 2022 में मैं आपसे टॉम पढ़ाऊं, थ्योरी ऑफ मशीन। ओके मुकेश कुमार जी, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें तीनों आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। जैसे दोस्तों यहां पर ये एक सरफेस है, एक कोई वस्तु रखी है, इस वस्तु का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। चलिए मुझे बताएंगे इसका वेट यानी इसका भार कितना होगा, बताओ। किसी भी वस्तु का भार कैसे निकालते हो? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीकरण। गुरुत्वीकरण को ऐसे तो 9.8 होता है, अब 10 मान लो, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया इसका वेट? 50 न्यूटन हो गया। और वेट एक प्रकार का फोर्स है, ये कहां पर लगता है? नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसका भार जो है वो 50 न्यूटन है? क्लियर? कोई समस्या नहीं। दोस्तों मैंने क्या लगाया इस पे? ऐसे फोर्स लगाया। कितना लगाया? 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। दोस्तों जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वजह से क्या ये इस दिशा में विस्थापित करेगी क्या? बिल्कुल करेगी। और दोस्तों ये डिस्प्लेस होके यहां से कहां पर आ गई दोस्तों? इस जगह आ गई। मान लो कितना विस्थापन हो गया? विस्थापन हो गया 4 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? दोस्तों एक फोर्स और होता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन घर्षण बल होता क्या है, मैं बहुत मतलब बेसिक सी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। जब भी कोई वस्तु गति करती है, अच्छा आप मुझे एक छोटी सी चीज बताएंगे। एक सरफेस ऐसी है बिल्कुल स्मूथ, और एक सरफेस काफी ऐसी है। अब कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसको यहां पर स्लाइड कराना इजी होगा या यहां पर स्लाइड कराना इजी होगा? सर यहां पर इजी है, यहां पर थोड़ा मुश्किल है। तो यार मुश्किल क्यों है? यहां पर भी मैं बल लगा रहा था, यहां पर भी लगा रहा था बल, तो सर मुश्किल क्यों है? तो जरूर एक फोर्स होगा जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी तो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। इसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि गति में विरोध उत्पन्न करता है। आ गई बात समझ में? तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन था, तो घर्षण बल, एक घर्षण बल लग रहा है। कितना लग रहा है? 5 न्यूटन लग रहा है। आ गई बात समझ में? मैं आपसे 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, देखो स्लाइड में कितनी मेहनत होती है।
क्यों? जिससे कम चीज में सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाए। बात समझ रहे हो? तो ये आपको लगता है कि यार नीरज सर तो आ गए क्लास में, 1 घंटा दे दिया। दोस्तों इस 1 घंटे के पीछे बहुत मेहनत होती है, 4-4 5-5 घंटे कंटेंट बनता है, और आप लोग देख सकते हो वो क्यों बनता है। जिससे आपका समय वेस्ट ना हो। आपका समय कीमती है। जो चीजें मैं लिख के अगर 10 घंटे में पढ़ाऊंगा 2 घंटे में प्रॉपर उससे हो जाएगा। तो वो मेहनत सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप ढंग से आए, लो सिलेक्शन लो, मिठाई खिलाओ, है ना। ठीक है, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों ये जो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ? 100 न्यूटन के द्वारा कार्य कितना हुआ? कितना कार्य हुआ? वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका ये जो वेट है, भार है, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ? ये 50 न्यूटन के द्वारा कितना कार्य हुआ? क्लियर है? चले आगे, चलिए। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो घर्षण बल है, इसके द्वारा कितना कार्य हुआ? है ना। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे, आराम से आप लोग करिए। पहला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, दूसरा और तीसरा आप करिएगा। देखो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। केवल ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। दोस्तों कौन से फोर्स की वजह से आप लोग कार्य निकालने जा रहे हो? इस 100 न्यूटन के द्वारा, तो लगाओ 100। लिख दिया मैंने 100। इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? 4 मीटर हुआ, ठीक है। जिस फोर्स की वजह से, जिस फोर्स के द्वारा कितना कार्य हुआ है आप निकालने जा रहे हो, उस फोर्स की दिशा कहां पर है? ये दिशा है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है ना। जिस फोर्स की वजह से आप लोग कार्य निकालना चाह रहे हो उसकी दिशा ये है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा भी ये, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। तो दोस्तों कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 100 इंटू 4 इंटू 1, टोटल आपका कार्य का मान कितना आ गया? 400 जूल आ गया। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? सर यह बताए शुद्ध जल में नींबू की बूंद डालेंगे तो पीएच क्या होगा? अभी आरआरबी जेई सीबीटी 2 में पूछा गया था। यह भी बताने की जरूरत है कि आप मुझे खुद बताओ, मैंने पढ़ाया है आपको, क्या आंसर होगा? अभी आरआरबी जेई सीबीटी 2 में पूछा गया है। अब मैं क्वेश्चन बता सकता हूं क्योंकि एग्जाम पूरा हो गया, अभी जस्ट आया है परसों के एग्जाम में। तो दोस्तों नींबू जो है वो अम्लीय प्रकृति का है। अब पानी जो है, शुद्ध पानी, वो ना अम्लीय था ना क्षारीय था, उदासीन था। लेकिन जब उसमें आपने एक अम्लीय प्रकृति का चीज डाल दी तो वो अब अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा ना, उसकी पीएच कम हो जाएगी 7 से। ठीक है, आ जाओ। दोस्तों इस भार के द्वारा कितना कार्य हुआ, सारा ध्यान इधर रखो। तो वही फॉर्मूला लगाना है, कुछ भी नहीं करना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कितना फोर्स, कौन से फोर्स की वजह से आप लोग निकालने जा रहे हो कार्य? इस 50 न्यूटन की वजह से। ठीक है, इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ? 4 मीटर हुआ। आप जिस फोर्स की वजह से कार्य निकालने जा रहे हो उस फोर्स की दिशा कौन सी है? कहां पर है? यहां पर है, नीचे की ओर। विस्थापन कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। तो कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे 0 आएगा, तो आंसर आपका क्या आ गया? 0 जूल आ गया। क्लियर है? आ गई बात समझ में? दोस्तों तीसरे वाले में भी यही फॉर्मूला लगेगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स 5, विस्थापन कितना हुआ इसका? 4। जो इस फोर्स की वजह से आप लोग कार्य निकालने जा रहे हो, फोर्स की दिशा क्या है? ये है। विस्थापन की दिशा कौन सी है? ये है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो मैंने लिख दिया ये। कॉस 180 का मान होता है -1, तो 5 इंटू 4 इंटू -1, -20 जूल। तो देखो यहां पर आपको नेगेटिव वर्क, यहां पर 0, यहां पर पॉजिटिव। अब दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, एक चीज बताऊं क्या दोस्तों? ये जो वर्क है वो पॉजिटिव क्यों आया? अब कई जने बोलेंगे कि सर पॉजिटिव इसलिए आया, सर इसलिए आया, इसलिए आया क्योंकि दोनों फोर्स और विस्थापन की दिशा सेम है। वो तो है ही, इसके अलावा क्या है? देखो दोस्तों फिजिक्स में वर्क यानी कार्य किसे बोलते हैं? अगर आप लोग बल लगाकर कोई विस्थापन कर पा रहे हो तो आपके द्वारा कार्य किया हुआ माना जाएगा। दोस्तों क्या इस वस्तु को यहां से यहां पर लाने में, विस्थापित कराने में, क्या इस 100 न्यूटन का कोई रोल था? क्या रोल था? तभी देखो इसके द्वारा इतना सारा कार्य हुआ है। बहुत बढ़िया। दूसरा दोस्तों मुझे बताओ, ये जो नीचे की ओर बल लग रहा है, वेट
50 न्यूटन, क्या इसका कोई योगदान है क्या इस वस्तु को यहां से यहां पर ले जाने में? क्या इस वाले फोर्स का कोई योगदान है क्या इसका विस्थापन कराने में? कोई योगदान नहीं है, इसलिए मान कितना आया? 0 आया। बात करते हैं दोस्तों, ये जो घर्षण बल है, इस बल का कोई योगदान है क्या इस वस्तु को यहां से यहां पर ले जाने में? सर कोई योगदान नहीं है, इसीलिए और योगदान तो छोड़ो सर, यहां विस्थापन कराने में दिक्कत और पैदा कर रहा है, इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य -20 जूल आ रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, चले आगे आ जाओ। चलो चलो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे आप लोग, बताओ। एक बच्चा बोल रहा था कि सर जैसे साइंस पढ़ाई है वैसे जीके भी पढ़ा दो। आप पढ़ा दो क्या? बताओ, आप बोलोगे तो पढ़ा दूंगा। बताओ क्या पढ़ोगे? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स? करंट अफेयर्स मत पढ़ना बस, क्योंकि करंट में क्या होता है इतना समय नहीं मिलता ये पढ़ने का। आ जाओ। 0.1 किलोग्राम की एक गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है, ठीक है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 0.1 किलोग्राम, क्लियर है। विराम अवस्था से आपने गिराया है, इसका मतलब क्या है? आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई बल नहीं लगाया, सिंपल आपने से छोड़ा है। तो फिर सर ये नीचे क्यों आएगा? इसका जो वेट है, जो भार है, वो इसको नीचे लेकर आएगा। mg, m का मान है 0.1, 0.1 बोले तो 1/10। स्मॉल जी का मान आप लोगों को दिया हुआ है, कितना है? 9.8 है। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? m का मान 0.1 दिया हुआ है। चलो अभी ना सॉल्व मत करो, अभी के लिए ये मान लो केवल ये mg लग रहा है, केवल इतना ध्यान आप लोग लगाओ, ठीक है। तो जब ये 2 मीटर गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य होगा? तो दोस्तों वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से पूछ रहा है? इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जिसका मान क्या है? 1/10 गुना 9.8। विस्थापन कितना हुआ? बोल रहा है जब 2 मीटर गिरता है तो विस्थापन का मान दिया हुआ है 2 मीटर। अब देखो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इधर नीचे की ओर, विस्थापन भी हो रहा है नीचे की ओर, दोनों के बीच में एंगल क्या है? कोई एंगल नहीं है। तो cos 0 का मान क्या? थीटा का मान 0 और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9.8 इंटू 2 हो गया 19.6 अपॉन 10। तो ये आपका आ गया 1.96 जूल, है ना। बहुत बच्चे रट के रखते हैं ग्रेविटेशन के द्वारा कार्य नेगेटिव होगा, इसके द्वारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। कार्य नेगेटिव कब होता? जब ये वस्तु ऊपर जाती। अगर आपसे पूछता कि आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य हुआ, तब ये आंसर नेगेटिव में आता, क्योंकि दोस्तों विस्थापन इस दिशा में हो रहा होता, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग ही रहा है, दोनों के बीच में एंगल 180 होता। आई बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। वर्क समझ में आ गया, कार्य। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होती है। दोस्तों अगर मेरे पास में ऊर्जा है तो मैं काम कर पाऊंगा ना, कार्य कर पाऊंगा ना। अगर मेरे पास में ऊर्जा नहीं है तो मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिकली ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। दोस्तों अगर मेरे पास में कुछ ऊर्जा है तो मैं उतना काम कर सकता हूं। कहीं ना कहीं काम भी एक प्रकार की एनर्जी है क्या? मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरे पास में एनर्जी तो मैंने काम कर दिया, नहीं है तो नहीं करा। तो एनर्जी का भी दोस्तों जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल ही होता है, जैसे कार्य का होता है। आगे बात समझ में? या दोस्तों किसी ने मेरे पे काम कर दिया तो मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर मैंने काम किया तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? चलिए अब सर एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें किसी सेल में कैसी एनर्जी होती है? अंदर केमिकल एनर्जी होती है। सेल आपको देता कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, क्लियर है दोस्तों। जब आप लोग किसी लकड़ी को जलाते हो तो हीट मिलती है क्या? ये भी तो एक प्रकार की एनर्जी, इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, क्लियर है। तो अलग अलग प्रकार की एनर्जी होती है। साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है।
तो हमको कौन सी पढ़नी है? हमको केवल दो एनर्जी पढ़नी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है। दोस्तों क्या ये गति कर रहा है क्या? तो गति कर रहा है तो जरूर इसके पास में एनर्जी है। अगर इसके पास में एनर्जी नहीं होती तो क्या ये गति कर पाता? क्या नहीं। तो गतिज ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु, कोई पिंड गति कर रहा है। सिंपल सी बात है। अगर उसके पास में एनर्जी नहीं होती वो गति कर ही नहीं पाता। या कई बार उल्टा भी बोल देते हैं, गति करने की वजह से जो एनर्जी होती है उसे गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जबकि एक्चुअल में चीज क्या है, आपका एक्चुअल चीज क्या है? अगर जिस ऊर्जा की वजह से ये गति कर पा रहा है, आगे बात समझ में? अरे दोस्तों पहले आप लोग खाना खाओगे तब एनर्जी मिलेगी ना। या आप ऐसे बोलोगे कि यार मेरे में एनर्जी है इसलिए मैं खाना खा रहा हूं? नहीं, तो पहले आपने खाना खाया, इससे आपकी बॉडी में एनर्जी आई। तो सिमिलरली अगर इसके पास में एनर्जी है तो ये गति कर पाएगा। और दोस्तों वो एनर्जी जो इसकी गति करवा रही है उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m है, और अगर वह गति कर रहा है तो उसका कोई ना कोई वेग भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, उसकी वेलोसिटी को बोलते हैं v। तो इसके पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी है? गतिज ऊर्जा निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? हाफ mv²। अगर बात करी जाए इसके मात्रक की तो ये भी एक एनर्जी है, तो इसका भी एक मात्रक, इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल ही आप लोगों का होगा। क्लियर है क्या? चले आगे। चलिए जैसे क्वेश्चन करो, सिंपल सा है फॉर्मूला और कुछ है ही नहीं इसमें। एक किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु इतने वेग से गति कर रही है, गति ऊर्जा बताओ क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। हाफ mv² फॉर्मूला लगाओ, 1/2 m का मान 1, v का मान 10, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे और इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं एक चीज आपको सिखाऊंगा बेहतरीन। बताओ दोस्तों, अभी मैं आपसे कुछ 5-7 दिन पहले पूछ रहा था यार कहाँ घूमने जाऊं, अभी गर्मी है। एक बच्चा बोला कि सर कश्मीर आ जाओ, कोई बोल रहा उत्तराखंड आ जाओ। तो भैया अगर कश्मीर पहुंच जाता ना तो मैं कौन पढ़ाता बाकी का। मतलब बहुत दुखद हुआ यार ये, मतलब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा ये? मतलब सरकार को बिल्कुल ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ भी हो कैसे भी हो यार, ये चीज नहीं हो तो यार। नॉर्मल जनता मर रही है, इससे बड़ी दुखद की बात क्या होगी यार? मतलब आप भारत में हो, घूम रहे हो, कोई आके उड़ा गया आपको, तो इससे दर्दनाक, इससे दुखद क्या होगा? 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, इसका वेग इतना करने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? देखो दोस्तों इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन पहले समझो, पहले इस क्वेश्चन को समझो। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, किस वेग से गति कर रही है? 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ये गति कर रही है। आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों, आप चाहते हो इसका वेग बढ़ाना, 5 की जगह आप इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, गतिज ऊर्जा कितनी थी, आप मुझे बताएंगे? हाफ mv², 25 × 2 50 जूल। अब बाद में कितनी हो गई? हाफ mv², 10 का स्क्वायर 100, 4/2 200 जूल। तो बेसिकली अगर आप चाहते हो ये 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करे तो इसके लिए इसके पास में एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 200 जूल एनर्जी होनी चाहिए। पहले ये जब 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रही थी, इसका मतलब इसके पास में एनर्जी थी 50 जूल। तो अगर आप चाहते हो इसको 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करवाना तो इसके पास में एनर्जी होनी चाहिए 200 जूल। तो यानी अगर आप चाहते हो ये उस अवस्था तक पहुंचे तो इसको 150 जूल एनर्जी और देनी पड़ेगी ना। अब एनर्जी कैसे देते हैं? मैंने आपको बताया वर्क भी एक प्रकार की एनर्जी है। जब मैं इस पे वर्क करूंगा, कार्य करूंगा, कुल मिला के मैंने इसको एनर्जी दी है, तो इसकी एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हो गया?
150 जूल, इसका मतलब इस पे मैंने कितना कार्य किया है, 150 जूल किया है। तो दोस्तों यहां पर पॉइंट डाल के लिख लो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वो किसके बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई बात समझ में, क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। देखो नाम से समझ में आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण या उसकी पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों जैसे एक चीज मुझे बताओ, आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे फ्लोर है, ये पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ऐसे कर करके आप हो दोस्तों 10वें फ्लोर पे, मैं हूं पहले फ्लोर पे। दोस्तों नीचे कोई चोर आ गया, आप दिख गया कि यार बिल्डिंग के अंदर कोई चोर घुस रहा है, आपके हाथ में मान लो बॉल थी, मैं इधर था मान लो, तो मैंने इसके यहां पर बॉल घेर दी, सिंपल घेरी ऐसे, तो यहां से जब मैं इस पे बॉल घेर रहा हूं तो इसके सिर पे आएगी, लगेगी, दर्द होगा। दोस्तों कोई 10वीं मंजिल पे है और वो वहां से बॉल छोड़ता है, सिंपल छोड़ रहा है, तो तब इसके सिर पे ज्यादा लगेगी, या कोई पहली मंजिल से जब बॉल छोड़ रहा है तब ज्यादा लगेगी? ज्यादा कब लगेगी मुझे बताइए? जब कोई 10वीं मंजिल से छोड़ रहा है। इसका मतलब ये बॉल जब इसकी पोजीशन जब यहां थी तब उसके पास में एक अलग एनर्जी थी, कम एनर्जी थी, और जब ऊपर थी ये बॉल, इसकी स्थिति जब ये थी उसके पास में ज्यादा एनर्जी थी, तभी तो दोस्तों यहां से छोड़ने पर इस व्यक्ति के सिर पे तेज लगी। तो आप देख पा रहे हो पोजीशन यानी इस अलग अलग स्थिति में भी एनर्जी अलग अलग होती है। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग समझते हैं। दोस्तों आपने बचपन में क्या धनुष बाण चलाया है क्या? खूब झाड़ू की सीखों से घुमा के ऐसे अपन करते होंगे, ठीक है, बो एंड एरो। तो दोस्तों ये आपका मान लीजिए दोस्तों धनुष, सॉरी ये आपका क्या है, तीर है, और ये धनुष है। तो तीर में क्या करते थे हम, ये जो तीर का पिछला सिरा है इसको धागे के साथ पीछे खींचते थे और फिर छोड़ते थे, तो ये जो तीर है वो दूर जाता था। लेकिन अगर आप लोग इस धागे को इसी पोजीशन में रखते, तीर लगा के छोड़ते, तो ये तीर नीचे गिर जाता, आगे जा ही नहीं पाता, एनर्जी होती नहीं इसमें। तो दोस्तों जब ये धागा ऐसे है तब उसमें एक अलग एनर्जी, जब आपने खींच के ऐसे किया तब उसमें अलग एनर्जी आ गई। तो देखो पोजीशन की वजह से, स्थिति की वजह से देखो कैसे एनर्जी में परिवर्तन आता है। आ गई बात समझ में? तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की मैं परिभाषा अगर आप लोगों से बोलूं तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ, ये बॉल तो सेम थी, जब ये बॉल यहां पर थी उसके पास में कम एनर्जी थी, और जब ये यहां पर थी उसके पास में ज्यादा एनर्जी थी। पबजी का बादशाह बोल रहा है लेवल अप करो। किसका लेवल अप करूं? पबजी में कौन से लेवल पे पहुंचे तुम? पबजी का बादशाह पहले तुम तो अपना लेवल अप करो, तुम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तुम भी तो अपना लेवल अप करो, यूपीएससी में जाओ, है ना। मानता हूं आपने 5 बार एलपी क्लियर कर दिया, 8 बार आरआरबी जेई दे दिया, लेकिन आपका मन था सर मैं तो ग्रुप डी में जाऊंगा। एनटीपीसी आप क्रैक कर चुके हो, यूपीएससी आप कर चुके हो, लेकिन आपका मन था नहीं सर मैं तो ग्रुप डी में जाऊंगा, पटरी के पास जाके जाऊंगा मैं। आगे बात समझ में? तो अब आप बोलेंगे कि सर इस बॉल में ऐसा क्या हो गया कि सर यहां पर कम एनर्जी थी, यहां पर ज्यादा एनर्जी थी। मेरे प्यारे दोस्तों इस बॉल को यहां से ऊपर ले जाने में आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या, वर्क करना पड़ेगा क्या? बोलो। और वर्क कर रहे हो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हो, बोलो। तो जब
आप इसको यहां से यहां पर लेके गए तो आपने कार्य किया ना, एनर्जी दी ना। तो इसीलिए दोस्तों इस पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है। वो एनर्जी आई कहां से? क्योंकि आप ही ने इसको यहां से यहां पर ले जाने के लिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए आपने उस पर वर्क किया है, कार्य किया है, आपने एनर्जी दी है। आई बात समझ में? क्लियर है? सेम चीज दोस्तों, जब ये आपका धागा ऐसे था, कोई एनर्जी नहीं थी। पबजी का बादशाह बोल रहा सॉरी। तो बेटा पहले क्यों बोलते हो? तुम्हें पता नहीं क्या इधर कौन है? कौन है का मतलब मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं मैं। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते मुझे गुस्सा आता है, पता है ना आपको, फिर क्यों करते हो ऐसे? अब दोस्तों आप इस धागे को यहां से ऐसे करना चाहते हो, इस पोजीशन में करना चाहते हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, कार्य करना पड़ेगा ना, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली आप जब इसको यहां से यहां पर लेके आए तो आपने एनर्जी दी है, इसलिए इस पोजीशन में उसके पास में एनर्जी ज्यादा है। दोस्तों आई बात समझ में? बात आई समझ में? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ आ जाओ दोस्तों। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, प्लीज मेरी बात को आप ध्यान से समझना, ठीक है? एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, आपको बार बार बोला जाता है कि कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु को जब एच हाइट पे लेके जाते हैं तो उसके पास में कितनी एनर्जी होती है। फॉर्मूला रट रखा है, एम जी एच एम जी एच एम जी एच एम जी एच एम जी एच। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, हो जाएगा काम आपका। लेकिन वो एम जी एच आता कहां से है? क्योंकि दोस्तों जब आप लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ेगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। लगाओ फॉर्मूला, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एम जी नीचे लग रहा है, तो अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हो तो एम जी प्लस थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। मैं मानता हूं चलो एम जी ही लगाना पड़ेगा। कितना विस्थापन कराना चाहते हो? एच। दोनों के दिशा के बीच में एंगल 0, cos 0 का मान 1, तो वर्क ऐसे आता है वो mgh, है ना? तो सिंपल आप लोग एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी वस्तु जब हाइट पे होती है उसमें कुछ एनर्जी होती है, उसे पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा वो आई कहां से? क्योंकि उसको वहां उस हाइट तक ले जाने के लिए आपने कार्य किया है, एनर्जी दी है, ठीक है? और दोस्तों उस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। आई बात समझ में? क्लियर है? चले आगे आ जाओ दोस्तों। जैसे आप मुझे बताओ, ये कोई वस्तु पहले इस सरफेस पे थी, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया मैंने, फिर और उठाया, फिर और उठाया, तो मेरे को बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। और दोस्तों जैसे जैसे कोई वस्तु हाइट पे जाती जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आई बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी वस्तु, अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये जमीन है, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु को एच ऊंचाई पे ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? अगर एग्जाम में ऐसे पूछ ले तो एच ऊंचाई पर इस जगह उसके पास में एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। वो आई कहां से? क्योंकि इतना कार्य किया है। तो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु को जब एच ऊंचाई पे लेके जाओगे तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ता है? mgh करना पड़ता है। आगे बात समझ में? चलिए जैसे देखो, जैसे ये जो धागा था पहले ऐसे था, आपने ऐसा खींचा, ऐसा खींचा, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे छोड़ोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस तीर में आ जाएगी, वो इस तीर को गति करवाएगी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आप लोगों की कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब कपिल कुमार जी मैं क्या करूं, कोई कंपनी मॉक टेस्ट में क्या डालती है तो मैं क्या करूं बताओ। एक बच्चा बोल रहा है सर जी एक कंपनी का टेक्स्ट बुक दिया, उसमें फ्रिक्शन फोर्स का क्वेश्चन था, अब मैं क्या करूं। था तो मैं तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। अब यही तो यार, अलग अलग टेस्ट सीरीज में बनाता कौन है? टेस्ट सीरीज वही तो बच्चे बनाते हैं जो जिनका खुद का कहीं नहीं हुआ, फिर वो इस काम में लग जाता है, कंटेंट बनाने में, टेस्ट सीरीज बनाने में। चलो छोड़ो। एच ऊंचाई पर एक 20 किलोग्राम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतनी है, एच का मान आप लोगों को बताना है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh, ये 600 के बराबर है, m का मान है 20, g का मान बोला 10, कितनी ऊंचाई पे ये आप लोगों को बताना है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो h का मान कितना हो जाएगा? 6/2 3 मीटर हो जाएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन करो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2018 का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ग्रुप डी 2018 का, ठीक है। देखो दोस्तों एक 2 मीटर लंबाई की एक चैन है,
2 मीटर बोल दो या 200 सेंटीमीटर बोल दो, बात बराबर है, ठीक है। एक टेबल पर ऐसी रखी गई है, ये टेबल है, इस पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से लटका हुआ है। 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, यानी 140 ऊपर होगा, तो 140 सेंटीमीटर लंबाई ऊपर है और 60 इधर है ना। ये जो लंबाई है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है, और ये जो आपकी लंबाई है वो कितनी है, 140 सेंटीमीटर है। आ गई बात समझ में दोस्तों, बात आ गई समझ में। दोस्तों पूरी चेन है 4 किलो की, यानी 200 सेंटीमीटर लंबाई का कुल द्रव्यमान है 4 किलोग्राम। 1 सेंटीमीटर लंबाई का क्या होगा, 4/200। और अगर मैं पूछूं 60 सेंटीमीटर का कितना होगा, 60 का, तो 4/200 इंटू 60। 1 0 से 1 0 कटा, 20 कटा 4 से 5 बार में, 6/5 बोले तो 1.2 किलोग्राम। तो केवल इस वाले पार्ट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.2 किलोग्राम हो जाएगा। आपको बोला जा रहा है टेबल पर पूरी चैन को लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों हमको अपना सारा ध्यान केवल इस पे रखना है, क्योंकि बाकी का 140 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी किस पे है, टेबल पे है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो केवल इसको हमको लेके जाना है। अब आप सोचोगे कि कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को जब h ऊंचाई पे लेके जाते हैं तो उसके लिए कार्य करना पड़ता है mgh। ये फॉर्मूला लगाओगे, m का मान कितना है, इस वाले भाग का द्रव्यमान कितना है, 1.2। g का मान बोला गया है क्या, नहीं बोला गया है, 10 मान लो। हाइट कितना है, 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा दिया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, ये कटा, तो ये कितना हो गया, 7.2 जूल आप लोगों का आ जाएगा। आप करके आओगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। क्योंकि दोस्तों आपने क्या कर दिया, आपने तो पूरा का पूरा द्रव्यमान यहां पर मान लिया, कि पूरा का पूरा द्रव्यमान यहां पर मान लिया, और उन पूरे द्रव्यमान को 60 सेंटीमीटर पे लेके जाना है। भाई एम द्रव्यमान को 60 सेंटीमीटर पे लेके जाना है, आपने तो ये लगा दिया, इसका मतलब आपने पूरे द्रव्यमान को यहां पर मान लिया। जबकि क्या है, कुछ द्रव्यमान यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो पूरे द्रव्यमान को अगर आपको मानना ही है तो बिल्कुल सेंटर पे माने। तो पूरा जो 1.2 किलोग्राम उसको यहां पर मान लो, तो उसको कितनी ऊंचाई पे लेके जाना है, केवल 30 सेंटीमीटर लेके जाना है, ना कि 60। 2 से भाग लगाओ तो 3.6 जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण क्या है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ठीक है। देखो आ जाओ, देखो दोस्तों, ये मान लो कोई एक बॉल है m द्रव्यमान की, जो कि जमीन से कुछ हाइट पर है, जस्ट मैंने पकड़ रखी है। इस पॉइंट को मैंने मान लिया a, तो इस a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी a पॉइंट पे, क्या ये कोई गति कर रहा है क्या, नहीं, जस्ट पकड़ रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी ए पॉइंट पे, सिंपल, इन दोनों को जोड़ लो। जैसे ही आपने बॉल को छोड़ा, मान लो बॉल कहां पर आ गई, इस जगह आ गई, बी पोजीशन पे आ गई, ये बी पोजीशन मान लेते हैं। तो ये जमीन से कुछ हाइट पे होगा, मान लेते हैं दोस्तों ये जमीन से भी h/2 पे है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे, mg, जमीन से कितनी हाइट है, h/2। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे, कुछ ना कुछ तो होगी, मान लेते हैं x होगी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे, इसको और इसको जोड़ लो। दोस्तों ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि कुल ऊर्जा का मान सेम रहता है। ए पॉइंट पे कुल ऊर्जा जितनी होगी उतनी ही कुल ऊर्जा बी पे होगी, उतनी ही कुल ऊर्जा यहां पर होगी, उतनी ही कुल ऊर्जा यहां पर होगी। हां, ऊपर से नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इसको एक क्वेश्चंस के माध्यम से करते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। कपिल कुमार जी बोल रहे हैं सर जी एग्जाम में सिलेबस से बाहर तो नहीं आएंगे ना साइंस के सवाल। हाँ कपिल जी आएंगे, जैसे मान लो साइंस, एक साइंस की बात करूं 100 है ना, तो 10 आएंगे, तो पहले आप उन 10 की तैयारी कर लो, वो 90 छोड़ दो आप। साइंस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो सिलेबस से बाहर तो नहीं आएंगे ना, जैसे भाई साहब सिलेबस कंप्लीट करके बैठ गए 5 बार, गुरुजी 6 बार हो गया मेरा, मैं बोर हो गया हूं, मैं दिमाग में घुसी हुई है सारी चीजें, दिमाग में सब कुछ घुसा हुआ है सर मेरे, कुछ भी पूछ लो।
हाइड्रोजनियस मिक्सचर क्या होता है, विषवांगी क्या होता है, भी बता दूंगा सर, मैं इतनी बार पढ़ चुका हूं मैं सर। तो अब क्या करूं? तो सर मैं मेरा सिलेबस फालतू की उंगली कर लूं आके? बाहर से तो नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन पूछ लो ना अपने पिछले क्लास का, वो नहीं बता पाओगे और हवाबाजी करा लो दुनिया भर की तुमसे। 5 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, जमीन से टकराने से ठीक पहले इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों ये जमीन है, ये वस्तु 5 किलोग्राम की इधर थी, 10 मीटर की ऊंचाई पर थी, तो उसके पास में एनर्जी कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी कुछ थी नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे नीचे आ रही है होगा क्या? आती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है क्योंकि जमीन से ऊंचाई कम होती जा रही है। और जैसे 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 इस जगह आएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी क्योंकि जमीन से कोई हाइट है ही नहीं। तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यानी इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जितनी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी थी। कितनी थी? m का मान 5, g का मान 9.8 लेना है और हाइट कितनी है? 10 है। तो 50 इंटू 9.8, तो ये आप लोग का 490 जूल हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पावर यानी शक्ति क्या होता है। अरे दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको सबसे मजा आया? सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री में सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका कौन सा तैयार हुआ है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं जब मजा आया है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट? जो हर बच्चा होता है ना, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, किसी को केमिस्ट्री, किसी को बायोलॉजी। आपको क्या अच्छा लगता है इन तीनों में? मजा आता है सर इसमें? बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में से बताओ जल्दी से। बायोलॉजी, बायोलॉजी अच्छी बात है। बायोलॉजी, फिजिक्स, फिजिक्स, आ जाओ दोस्तों। पावर यानी शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितना आपने वर्क करा, कितना कार्य करा बट्टे कितने टाइम यानी समय में आपने किया। आगे बात समझ में? ये बताता है कितना फास्ट हम कर रहे हो। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 10 सेकंड में 500 जूल का कार्य कर दिया तो उसकी पावर कितनी होगी? कार्य कितना करा? 500 जूल। कितना समय लिया? केवल 10 सेकंड लिया, तो 50 जूल पर सेकंड, ये इसकी पावर हो गई। तो पावर का मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वर्क का होता है जूल, समय का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड। और दोस्तों इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ठीक है? बताओ इसका, बताओ। हाँ टाइम हो गया, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों कल हमारा होगा साउंड यानी ध्वनि। मैंने आपको पहले थ्योरी पढ़ा दी थी साउंड का, एक मैंने वीडियो डाला था अभी 5-6 महीने पहले, तो वही वीडियो मैं आपको डालूंगा, तो आप अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है? कल साउंड यानी ध्वनि का। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की, देखो एक लड़की का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, भार दिया हुआ है, mg दिया हुआ है, कितना? 40। पावर का मान दिया हुआ है 160, 20 सेकंड तक रस्सी पे चढ़ती है। देखिए दोस्तों कोई लड़की है, ये रस्सी है, वो उस पे चढ़ रही है। अगर मान लो लड़की का द्रव्यमान m होता, मास m होता, तो उसको h ऊंचाई पे चढ़ने के लिए कितना कार्य करना पड़ता? mgh करना पड़ता, ठीक है? और पावर आपको जानते हो, पावर क्या होता है? कितना वर्क करा, कितने टाइम में करा। तो h ऊंचाई पे चढ़ने के लिए वर्क करना पड़ेगा mgh। क्लियर है? कितने समय की बात हो रही है? 20 सेकंड की। इसकी पावर की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 160 दे दी। mg का मान दे दिया 40, तो h का मान पूछा जा रहा है, तो h का मान कितना हो जाएगा? 160 इंटू 20 बट्टे 40। 40 कटा 20 से 2 बार में 160 बट्टे 2, 80 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में?
चलिए, है ना दोस्तों, कल हम लोग पढ़ेंगे साउंड यानी ध्वनि। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।